हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने लाया हूँ इसकी हिंदी एक्सप्लेन वीडियो अभी तक यूट्यूब पे मौजूद नहीं और ना ही ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई है, जिसका नाम है डेन ऑफ थीव्स। और इस मूवी में हम ये देखेंगे कि लॉस एंजलिस शहर में कैसे मिलिट्री से निकाले जाने वाले नौजवान अपनी स्किल्स दिखाते हुए मुख्तलिफ बैंक्स की चोरी करते हैं। लेकिन सीक्रेट एजेंसी को इनके बारे में पता लग जाता है, पर इनके पास कोई सबूत नहीं होता, तो वो इनके अगले प्लान का इंतजार करते हैं। और इनका अगला प्लान होता है शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने का, जिसे अभी तक किसी ने नहीं लूटा और जिसे लूटना इम्पॉसिबल था। खैर, ये माहिर चोर इस बैंक को लूटने में सफल होते हैं कि नहीं, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये मूवी शुरू होती है एक आर्मर ट्रक को दिखाते हुए जो लॉस एंजलिस शहर में सुबह के 5 बजे एक डोनट शॉप जाके रुकता है सुबह का नाश्ता लेने। इतने में 2 गाड़ियों में कुछ लोग आते हैं और वो लोग इन्हें गन पॉइंट पे घेर लेते हैं और 2 गार्ड्स को ना चाहते हुए भी मार देते हैं और गाड़ी का पिछला गेट ब्लास्ट करके खोल देते हैं, जिसमें एक और गार्ड भी पीछे बैठा था। वो लोग इसे जख्मी करके वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक से वहाँ पुलिस आ जाती है। अब ये सब पुलिस पे भी गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 4 पुलिस वाले मर जाते हैं और एक को जख्मी कर देते हैं। लेकिन इस बैटल में इनका भी एक साथी मारा जाता है। पर इसी वक्त इनका एक साथी जिसका नाम माइक था, जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, वो इन सबको कहता है बैकअप आने में 30 मिनट है, वहाँ से निकल जाओ। वो लोग अपनी गाड़ी में ब्लीच ब्लास्ट करके वहाँ से ट्रक ले जाते हैं और एक गैराज में खड़ी कर देते हैं। हम वहाँ इनके चेहरे देखते हैं, जिनमें से एक रे था जो इनका लीडर था, दूसरा इंसान था जो बारूद में एक्सपर्ट था, तीसरा डोनी था जो बेहद अच्छा ड्राइवर था, चौथे का नाम बोस्को था जो केमिकल में एक्सपर्ट था, और इनका 5वां साथी वही कंप्यूटर एक्सपर्ट था जिसका नाम मैक था। खैर, रे बोस्को को कहते हैं तुम वापस जाके हालात का जायजा लो, हमने पुलिस वालों को मारा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ क्राइम सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम निक था और वो एक LSD एजेंट था। दोस्तों, LSD लॉस एंजलिस सीक्रेट डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी वो एक सीक्रेट एजेंट था। खैर, निक को वहाँ अपने क्रू मेंबर से पता चलता है कि इन्होंने 4 पुलिस वालों को मार दिए और 2 गार्ड्स को मारकर एक को जख्मी करके प्रोफेशनल तरीके से एक खाली ट्रक को लेकर वहाँ से भाग गए और जाने से पहले इन्होंने गाड़ी में ब्लीच ब्लास्ट करके सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूत मिटा दिए। वहाँ क्राइम सीन में हम बोस्को को भी देखते हैं जो वहाँ छुप के जायजा लेने आया था। खैर, निक अपने दोस्तों को कहता है कि यहाँ की सारी CCTV फुटेज इकट्ठी करके गाड़ी को दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर लो, हो सकता है हमें कुछ मिले, और पूरी रिपोर्ट लेकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। इसी वक्त वहाँ पुलिस आती है तो निक इनसे काफी आर्गुमेंट करता है, क्योंकि ये केस पुलिस का नहीं था और न ही इनकी आपस में कुछ खास जमती थी। अब निक वहाँ से चला जाता है और हम बोस्को को देखते हैं जो अपने साथियों से कहते हैं वहाँ LSD वाले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिनमें से एक का नाम निक था। तो रे निक के बारे में पता लगाता है, जिससे इसे पता लगता है कि निक पे पहले से ही केस चल रहे थे और ये एक बेवड़ा है जो बात करने से पहले गोली चलाता है, और वो भी बिना सोचे समझे। मतलब इसका पाला अपने ही जैसे पागल से पड़ चुका था। फिर हम निक को देखते हैं अपने ऑफिस में, जो अपने क्रू मेंबर की मदद से पता लगाता है कि ये 2 या 3 लोगों का काम नहीं बल्कि 5 या 6 बंदों का काम है जो एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये 5-6 लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि वेल ट्रेन्ड बंदे हैं जो मिलिट्री या सीक्रेट एजेंसी के लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले क्राइम बिल्कुल परफेक्ट क्राइम की तरह अंजाम दिए। मतलब इन्होंने गलती से खाली ट्रक पे हमला नहीं किया था, बल्कि इन सबको पता था कि ये ट्रक खाली है, इसमें कोई पैसा नहीं है। दोस्तों, इन्होंने ये खाली आर्मर ट्रक क्यों चुराया था ये हम बाद में देखेंगे। खैर, मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पे इन्हें रे का पता चलता है, क्योंकि यही शख्स एक्स मिलिट्री से था और हाल ही में जेल से निकला था, जिसके फौरन बाद ये चोरियां होने लगी। रे के बारे में मजीद पता करने पे इन्हें पता लगता है कि ये जेल से आने के बाद डोनी से ज्यादा टच में है और डोनी एक बार में बार टेंडर का काम करता है। अब रात में निक डोनी के बार जाता है तो वो वहाँ माइक को भी देख लेता है। फिर निक बियर पी के वहाँ से निकल जाता है और जब डोनी घर जाने लगता है तो निक इसे शॉटगन से बेहोश कर देता है। डोनी की आंख एक घर में खुलती है जो मुझे लगता है निक के क्रू मेंबर में से किसी का घर था। खैर, डोनी उठ के देखते है तो वो सब लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे और वो लोग डोनी को देखकर लड़कियों को वहाँ से जाने का कहते हैं। फिर डोनी को वहाँ बिठा के इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पहले डोनी इन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कहता है तुम गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हो। निक उसे डराने धमकाने के बाद रे की एक फोटो देता है जिसमें वो भी था और वो एक बार फिर पूछता है। अब डोनी के पास कोई चारा नहीं होता तो वो भी बताने लगता है और वो कहता है मेरे बार में कुछ महीने पहले एक शख्स आया था जिसका नाम मार्कस था। दोस्तों, डोनी के बात करने के दौरान बीच बीच में सीन कट होकर 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि मार्कस ही वो शख्स था जो आर्मर ट्रक चुराते हुए पुलिस की गोली से मारा
मारा गया था। खैर डोनी कहते हैं मार्कस बार में आने के बाद बियर पीने लगा तो हमारे बीच काफी बातें होने लगी जिससे हम दोस्त बन गए थे। तो मार्कस ने मुझे एक दोस्त से मिलाया जिसका नाम बोस्को था और वो एक मिलिट्री का नौजवान था। तो मैंने इन दोनों से काम मांगा क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। फिर इन दोनों ने मुझे रे से मिलाया जो बहुत शातिर और तेज दरार बंदा था और कुछ महीने पहले ही जेल से पैरोल पे निकला था। मैं जब पहली बार रे से मिला तो इसने मेरी ड्राइविंग टेस्ट ली और मेरा काम देखकर बहुत खुश हुआ और मुझे ड्राइवर की नौकरी दी और कुछ दिन बाद ही मैंने अपना पहला काम किया स्टेडियम बैंक को लूट के। निक उससे पूछते है कि वो लोग पैसों का क्या करते थे तो डोनी कहते हैं मुझे पता नहीं, वो मेरे सामने ज्यादा बात नहीं करते, वो मुझे सिर्फ काम बताते और काम करने का पैसा देते हैं। डोनी निक से पूछते है क्या मैं अरेस्ट हो चुका हूँ तो निक कहता है नहीं, तुम अपना काम इसी तरह जारी रखो और हमारे टच में रहो। फिर वो लोग डोनी को छोड़ देते हैं। तो डोनी को जाते हुए बस में बोस्को की कॉल आती है और वो इसे 8 बजे एक जगह मिलने को कहता है। अब 8 बजे वो लोग डोनी को एक जगह से रिसीव करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। वहाँ ऑफिस में निक को मार्कस के जरिए इन सब के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है जिसमें निक को ये पता लगता है कि मार्कस की तलाश एटीएफ एजेंसी कर रही है बड़े पैमाने पे हथियार चुराने के जुर्म में। और ये भी पता लगता है कि वो सारे मिलिट्री में थे जहाँ रे यूनाइटेड स्टेट मरीन फोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड थे। जहाँ निक को ये भी पता चलता है कि ये अपने करतूतों की वजह से एक एक करके मिलिट्री से निकाले गए थे जिसकी वजह से ये पुलिस के दुश्मन बन गए क्योंकि पिछली बार इन्होंने सबको मार दिया था सिवाय डोनट के कैशियर को। देखा जाए तो वो एक आई सस्पेक्ट था। अब मिलिट्री की वजह से सब अपने अपने काम में माहिर थे सिवाय माइक के और माइक सिर्फ एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और इनसे काफी टच में था इसीलिए वो इनका क्रू हो सकता है। खैर निक अपने क्रू से कहता है ये है हमारे सारे सस्पेक्ट, हमने सबके केस सोल्व कर दिए। और एक क्रू मेंबर से पूछता है डोनी कहाँ तक पहुँचा। वो कहता है हमारी नजर हर वक्त उसी पे है। फिर वो सब ऑफिस से निकलते और यहाँ हम इन चारों को देखते हैं गाड़ी में और हम ये भी देखते हैं कि रे लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बैंक को लूटने का प्लान बना चुका है जिसे अभी तक किसी ने नहीं लूटा, जिसपे 50 से ज्यादा हमले हुए पर अभी तक कोई लॉबी की सिक्योरिटी पार नहीं कर सका और इसे लूटना लगभग नामुमकिन है। फिर इन सब से कहते हैं इसमें बहुत रिस्क है, अगर एक बार कैमरे में तुम्हारी शक्ल आ गई तो कंट्री की सारी एजेंसियां और पुलिस तुम्हारे पीछे लग सकती है, इसलिए क्योंकि हमने 4-5 पुलिस वालों को मारा है, जिसे जाना है अभी जा सकता है। फिर सीन कटो के रे के अड्डे पे आता है जहाँ रे इनको प्लान बता रहा था, मतलब ये सब बैंक लूटने वाले थे। खैर रे इन्हें पहले बैंक के बारे में बताते हुए कहते हैं तुम अगर लॉबी में जाते हो तो वहाँ के कंप्यूटर कंट्री के सारे संस्थानों से तुम्हारा डेटा इकट्ठा करेंगे और इससे पहले कि तुम पहली सिक्योरिटी लेवल को पार कर पाओ सभी गार्ड्स के पास स्विप कार्ड होते हैं, तो जैसे ही तुम पहले गेट से अंदर जाते हो तो वो इसे बंद करके अगला गेट तुम्हारे लिए खोलते हैं। 2 मंजिल नीचे वर्ल्ड फ्लोर है जहाँ सेंट्रल सिक्योरिटी होती है और वहाँ सारा काम फीड करती है यानी फील्ड एजेंट डिपार्टमेंट। और ये वो जगह है जहाँ आर्मर ट्रक दूसरे बैंकों का पैसा टब में छोड़ के जाते हैं। फिर ये पैसों से भरे टब फीड के एम्प्लॉयज के हाथों में जाते हैं जहाँ हर वक्त 800 से 500 बिलियन डॉलर होते हैं और इस जगह हर मिलीमीटर पे एक कैमरा सेंसर और मोशन डिटेक्टर लगा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर नोट के नंबर का फीड के डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है, तो अगर एक भी नोट वहाँ से चोरी होता है तो वो इस नंबर को रिसर्कुलेट कर देंगे। फिर वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो शख्स जब इसे इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक और बात, फीड जब भी किसी बैंक का पैसा वसूल करते हैं तो वो पहला काम ये करते हैं कि इसे काउंट रूम भेज देते हैं और ये पैसा काउंट मशीन में डाल दिया जाता है। वो लोग 2 वजह से कामयाब होते हैं, पहला ये कि वो 2 बार हर बैंक का पैसा चेक करते हैं और बैंक अगर किसी कारण बंद हो तो वो डेबिट या क्रेडिट अकाउंट में इसे भेज देते हैं, और दूसरा ये कि वो लोग नए नोटों को कभी भी पुराने इन नोटों के साथ मिक्स नहीं करते जो मशीन में फिट ना हो। लेकिन जरूरी चीज ये है कि वो पुराने नोटों के नंबर फीड के डेटाबेस से मिटा देते हैं और एक बार वो मिट गए तो वो नोट दुनिया में आजाद है। फिर वो लोग इन नोटों को मशीन में डाल के ग्राइंड कर देते हैं जिससे वो सिर्फ कचरा बन जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 30 मिलियन डॉलर वो लोग क्रैश करते हैं 4 से 5 बजे के दरमियान। 30 मिलियन डॉलर एक सेकंड में कचरा बन के नीचे पड़े डस्टबिन में जाते हैं और फिर कचरा उठाने वाले ट्रक वहाँ से उसे ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ डायरेक्टर ने हमें ये नहीं दिखाया कि वो लोग पुराने नोटों को क्रैश करने के बाद उनके बदले नए नोट कैसे छापते थे, क्योंकि पुराने नोट गवर्नमेंट तभी क्रैश करती है जब तक कि इन नोटों के नंबर नए छपे नोटों पे छप ना जाए। खैर मूवी में एनसन रे से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हम अंदर जाके पैसा लेकर निकलेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो रे इन सबको पूरा प्लान समझा देता है और उनका प्लान पिछले गेट से अंदर जाने का था जहाँ से आर्मर ट्रक अंदर जाते थे, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी और ना ही वहाँ के कैमरे कंप्यूटर डेटाबेस से कनेक्ट थे जिससे वो लोग पकड़े जाएं। अब इससे आगे का प्लान हमें इस वक्त तो समझ में नहीं आता, क्योंकि रे के जरिए हम सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि वो एक शख्स को काउंट रूम तक भेजेंगे और पावर कट करने के बाद वो शख्स EMP ऑन कर देगा जिससे सारे कैमरे, सेंसर और मोशन डिटेक्टर काम करना छोड़ देंगे। दोस्तों EMP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जिसके ऑन होने से आसपास की हर इलेक्ट्रिक से चलने
चलने वाली चीज काम करना छोड़ देती है। अब रे की इन बातों को हम आखिर में समझेंगे कि रे का प्लान क्या था। खैर अब अगले दिन हम डोनी को देखते हैं जो डिलीवरी बॉय बन के 2 पैकेट लेकर इस बैंक में जाता है और एक पैकेट वो एक औरत को देखकर दूसरा पैकेट वॉशरूम में छुपा देता है और जब वापस निकलते हैं तो निक इसे देख लेता है। निक अपने क्रू मेंबर से कहते हैं वो कुछ बड़ा प्लान कर चुके हैं। डोनी ने बताया था कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं, मतलब वो लोग फीड के बैंक को लूटने वाले हैं। इसके क्रू मेंबर कहते हैं फीड को लूटना बच्चों का काम नहीं है, वो लोग खुद ही पकड़े जाएंगे फीड के हाथों और वैसे भी फीड हमारी बात काम आनेगी। निक कहते हैं रे को तुम कब मत समझना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ वो किसी कानून को नहीं मानता, देख लेना तुम सब। फिर रात में वो सब रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तो वहाँ निक भी आ जाते हैं अपने क्रू मेंबर के साथ डिनर करने। अब निक इनको देख लेता है तो उससे रहा नहीं जाता तो वो इनके पास जाता है और डोनी से पूछता है तुम डोनी हो? डोनी कहता है हाँ क्यों? निक कहता है हम जिम में मिले थे, याद है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डोनी कहते हैं हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो निक इन सबको बहुत बुरा भला कहता है और कहता है हम कुछ दिन बाद एक गेम खेलेंगे, तुम खेलोगे गेम? अब रे गुस्से से उठकर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? तुम किसी को भी गाली दे सकते हो पर मुझे नहीं, और ना ही मैं तुझसे डरता हूँ। और जब लड़ाई होने वाली थी तो वहाँ इसी वक्त निक का क्रू मेंबर आके मामला संभालता है और निक को वहाँ से ले जाता है। फिर डिनर के बाद वो लोग डोनी पे शक करते हुए इससे बहुत मारते और आखिरकार बंदूक की नोक पे रे इसे पूछता है आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो तुम कौन हो? डोनी कहता है वो हम सबको जानता है, वो हमारी स्किल जानता है, वो अब तक इसलिए खामोश है क्योंकि इसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। रे इसे कहते हैं ठीक है हम फ्राइडे को बैंक लूटेंगे, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मेरी पहली गोली से तू मरेगा। अब अगले दिन डोनी निक के पास आके कहते हैं तुम मुझे मरवा देते पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो लोग रुकने वाले नहीं, वो फ्राइडे को किसी जगह रोबरी करने वाले हैं। निक पूछता है कहाँ? डोनी कहता है इन्होंने मुझे नहीं बताया कि कहाँ, पर फ्राइडे को मैं सब बता दूंगा, लेकिन मुझे वहाँ से तुम ही निकालोगे। निक इसे कहता है ठीक है तुम डरो मत, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा। डोनी ये सुन के वहाँ से निकल जाता है। अब फ्राइडे वाले दिन हम डोनी को देखते हैं जो रे के पास आता है तो रे इसे कहते हैं हमने प्लान चेंज कर दिया है। फिर रे इसे गन देकर कहते हैं सामने कोई भी आए तो तुम इसे उड़ा देना, चाहे वो कोई भी हो, और गन के बारे में सब बता देता है कि गन कैसे चलाई जाती है। वहाँ निक को अपने दोस्त की कॉल आती है, वो इसे कहते हैं डोनी ने बता दिया वो रिजर्व बैंक लूटना चाहते हैं। निक कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ, तुम सबको खबर कर दो और तैयारी शुरू कर दो। अब निक अपने ऑफिस आके सारी तैयारी करके रिजर्व बैंक पहुँचते हैं और इनके आने का वेट करते हैं, लेकिन इस बैंक में इतना पैसा नहीं होता, ये तो सिर्फ लोन देने वाला एक मामूली सा बैंक था। खैर इतने मेरे अपने साथियों समेत वहाँ आ जाते हैं और सीधा बैंक में घुसकर सभी को बंधक बना देते हैं और मैनेजर से कहते हैं 911 पे कॉल करके सारी सिचुएशन बता दो और उससे कहना कि हमारी डिमांड 1 घंटे के अंदर अंदर $10 मिलियन है और एक हेलीकॉप्टर जिसका फ्यूल टैंक फुल हो, वरना हर 1 घंटे के बाद हम एक बंधक को मारना शुरू कर देंगे। तो मैनेजर फोन करके 911 पे सब बता देता है। इसी वक्त वहाँ पुलिस की कई सारी गाड़ियाँ आती है, लेकिन निक इसे रोक लेता है आगे जाने से क्योंकि इसे पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो उल्टा पुलिस पे चिल्लाते है कि हम इसे रंगे हाथों पकड़ने वाले थे, हम कई हफ्तों से उन पे नजर रख रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो होशियार हो गए। खैर इन सब के बाद पुलिस का हेड बैंक कॉल करके रे से बात करता है और रे से कहते हैं तुम्हें समझना होगा हम तुम्हारी डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें काफी वक्त लग सकता है। रे कहता है तुमने बेकार में एक बंदक को मरवा दिया और फोन काट के अपने साथी को इशारा देता है। वो लड़की को वॉशरूम ले जाकर गोली मार देता है। निक गोली की आवाज सुन के FBI एजेंट पे टूट पड़ता है कि इन सब पुलिस वालों को तुमने ही यहाँ बुलाया और तुम्हारी वजह से एक बंदे की जान गई। तभी निक के पास रे की कॉल आती है। रे निक से कहते है कैसा लगा मेरा प्लान? निक कहते है तुम अंदर तो घुस गए, बाहर कैसे निकलोगे? रे कहते है फिलहाल तो पता नहीं। निक कहते है तुम तैयार रहना, मैंने तुम्हारी खबर खो दी। रे कहते है ठीक है देख लेंगे तुम्हारी खबर भी, और कॉल काट देता है। अब निक सोचने लगता है कि रे इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता, इसके पास जरूर एग्जिट प्लान होगा। तो वो बैंक का नक्शा मंगवा के देखने लगता है। वहाँ बैंक में भी कुछ और ही चल रहा था। इसी वक्त पुलिस दोबारा कॉल करके रे से कहते हैं हमने तुम्हारी डिमांड मान लिया, हमें सिर्फ 90 मिनट दो, हम तुम्हें पैसा और हेलीकॉप्टर देंगे। रे कहता है ठीक है। अब इसी वक्त वहाँ बैंक में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे आसपास के सारे शीशे टूट जाते हैं। तो वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो लोग वेट करते हैं पैसा और हेलीकॉप्टर आने का। और काफी देर के बाद निक को भी बैंक के नक्शे से पता लगता है कि इस बैंक के नीचे से एक सीवरेज टनल जाती है। तो निक बैंक की तरफ जाता है। पुलिस निक को काफी मना करता है पर वो फिर भी आगे बढ़ता है और बैंक जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो अपनी टीम को बुला के खुद आगे जाके देखता है कि इन्होंने फर्श में ब्लास्ट करके सीवरेज लाइन तक खड्डा बना दिया था और इसी के जरिए ये लोग भागे होंगे। यहाँ हम इस लड़की को भी देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा थी। मतलब रे ने जानबूझ के पूरी पुलिस फोर्स और निक को वहाँ बुलवाया ताकि वो लोग इनका वही इंतजार करते रहे, जिससे रे को टाइम मिल जाएगा असली प्लान को एग्जीक्यूट करने का। एक जगह हम माइक को देखते हैं जो इसी बैंक के फोन को टेप करके सुनता है। तो इसे पता लगता है कि एक बैंक इसे 3 दिन बाद पैसा भेजने वाला था और इस फोन के कटते ही वो खुद इस बैंक फोन करके कहता है मैं दोबारा इसी बैंक से बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं शेड्यूल भूल गया था। अब वो बैंक वाला मैक से कोड पूछता है तो वो बता देता है, जिससे बैंक वाले कंफर्म कर देते हैं। मैक कहता है
अपॉइंटमेंट अगले 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। फिर हम रे को गार्ड्स की वर्दी में इसी आर्मर ट्रक में देखते हैं जो इन्होंने हाईजैक किया था मूवी के फर्स्ट सीन में। दोस्तों यहाँ हम कहानी समझ जाते हैं कि इन्होंने खाली ट्रक क्यों चुराया था। खैर वो लोग 3 सिक्योरिटी चेक पोस्ट वालों को जाली कागजात दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वार्ड तक पहुँचते हैं तो वहाँ वो 2 टब ले जाते हैं जिसमें पैसा था। अब वो टब एक आधा और एक फुल था जिसे बैंक वाले अपने हैंड ओवर करके इन लोगों को वेटिंग रूम में वेट करने का कहता है। अब जैसे ही बैंक वाले टब लेकर काउंट रूम तक पहुँचते हैं तो इसी वक्त बॉस को पावर कट कर देते हैं जिससे इनके काउंट मशीन बंद हो जाते हैं। तो फील्ड अफसर सबको काउंट रूम से बाहर आने को कहते हैं जब तक पावर वापस नहीं आ जाती। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो काउंट रूम खाली हो जाता है। अब काउंट रूम खाली हो चुका था तो रे एंट्री के जरिए डोनी को कहता है तुम अपना काम शुरू कर दो, काउंट रूम खाली है। दोस्तों यहाँ रे का प्लान समझ जाते हैं। इसका प्लान डोनी को पैसों से भरे टब के दरमियान छुपा के काउंट रूम तक भेजने का था जिसमें वो सफल रहा। खैर वहाँ में निक दिखाया जाता है जो अभी भी सेवरेज लाइन में इनका पीछा कर रहा था और आखिरकार रास्ता बंद था क्योंकि रे ने जाते हुए रास्ता ब्लॉक कर दिया था। फिर निक वापिस आके गाड़ी में बैंक की तरफ जाने लगता है अपने क्रू मेंबर के साथ और यहाँ हम डोनी को देखते हैं जो एमपी ऑन कर देते हैं जिससे इस काउंट रूम के कैमरा, सेंसर और मोशन डिटेक्टर बंद हो जाते हैं। अब डोनी बाहर निकल के बहुत सारे पैसे एक शापर में भर भर के डस्टबिन में डालता जाता है। दोस्तों यहाँ हम डायरेक्टर की भी बहुत बड़ी गलती देखते हैं क्योंकि ईएमपी के ऑन होने के बाद जब सारी चीजें बंद होती है तो इनका अपना कनेक्शन क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि वो लोग इस वक्त भी एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे जब ईएमपी ऑन था। खैर अब वहाँ फील्ड एजेंट कैमरा ठीक करने की काफी कोशिश करता है और जब वो ठीक नहीं होता तो इस रूम में काम करने वाले कर्मचारी को वहाँ बुलाते हैं काउंट रूम चेक करने के कोई मसला तो नहीं। अब डोनी ने भी काफी सारे शापर डस्टबिन में डाल दिए थे और जब कर्मचारी वहाँ वापस आते हैं तो रे डोनी को वहाँ से निकलने का कहता है। डोनी एमपी को भी डस्टबिन में डाल देता है और वाल्ट खोलकर इसमें छुप जाता है और कर्मचारी जब वहाँ आके देखते हैं तो वहाँ सब ठीक था और डोनी वाल्ट के जरिए नक्शा देखते हुए वॉशरूम तक जाता है और वहाँ जाके यूनिफॉर्म पहनता है और वही डिलीवरी लेकर इसी लड़की को देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन लड़की जब वो सड़ा हुआ बर्गर खाती है तो वो सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है इस डिलीवरी बॉय को जाने मत दो। लेकिन तब तक तो डोनी बैंक से निकल चुका था और अब रे और एंसन भी वहाँ बैंक से निकल जाते हैं टब लेकर। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जो कचरे को ट्रक में लोड करके वहाँ से निकलता है, लेकिन आगे एक और शख्स कचरे का ट्रक लेकर इसके इंतजार में पहले से खड़ा था। तो वो दोनों ट्रक के रास्ते एक दूसरे से चेंज कर देते हैं और बॉस को इसी खाली ट्रक का पीछा करने लगता है। अब तक निक भी वहाँ पहुँच जाता है और इन सबको वहाँ ढूंढने लगता है और वहाँ रे बॉस्को और एंसन इसी ड्राइवर के ट्रक को हाईजैक करते हैं जिसने रूट चेंज किया था। अब निक भी डोनी तक पहुँच जाते हैं और इसे पकड़ के मार मार के बुरा हाल कर देता है। रे जब शापर ट्रक से निकालते हैं तो इसे डोनी की कॉल आती है जिसे निक बुरी तरह से पीट रहा था और पूछ रहा था रे कहाँ है। तो वो भी बता देता है कि रे डंपयार्ड में है और रे भी ये सुन लेता है तो वो अपने आदमियों से कहता है जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा, पुलिस यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। इसी वक्त इसके पास माइक की कॉल आती है। वो कहते हैं डोनी को उन्होंने पकड़ लिया है, हमें कहाँ मिलना होगा। लेकिन रे जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है। अब इसी गड़बड़ी के चलते रे पैसे चेक किए बिना वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ निक डोनी को गाड़ी में हथकड़ी लगाकर रे के पीछे निकलता है। अब रे को हम देखते हैं जो ट्रैफिक में फंस चुका था और किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर निकी से ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और रे को वहाँ ट्रैफिक में फंसा देखकर सभी आसपास की गाड़ियों से शहरियों को उतरने का कहता है। अब रे भी निक को देख लेता है तो इसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो तीनों बॉडी आर्मर जैकेट पहन के सीधा निक पे अटैक करते हैं, जिसके पहले ही सीन में बॉस को मारा जाता है और निक का भी एक आदमी मारा जाता है और एक जख्मी हो जाता है। अब काफी लड़ने के बाद रे और एंसन भागने लगते हैं तो एंसन को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है, पर रे आगे भागते हुए फायरिंग करता जाता है और जब रे की गोलियां खत्म होती है तो वो गन फेंक के पिस्टल निकालता है और एक जगह जब रे ग्रिल से कूद रहा था तो निक की गोली इसके रिवर में लग जाती है और अब रे की ये गोलियां भी खत्म हो जाती है तो वो सरेंडर के बजाय मरना पसंद करता है और गन में खाली मैगजीन डाल देता है। निक जब इसके पास पहुंचता है तो वो गन से इसे अटैक करने लगता है, जिसके जवाब में निक इसे गोली मार देता है। अब निक जब रे की गाड़ी के पास चेकिंग करने आता है तो इसमें सारा क्रैश शुदा पैसा था, मतलब ये एक तरह से कचरा था। फिर वो जब डोनी के पास आता है तो वो भी हथकड़ी खोल के भाग चुका था। फिर अब 2 दिन बाद निक अपने ऑफिस में इनके बारे में सोच रहा था और डोनी से मालूमात करने इसके बाहर जाता है और वहाँ इसे पता लगता है कि वो काफी दिन पहले ही काम छोड़ चुका था। निक वहाँ बियर पीने लगता है तो वो ये नोट करता है कि इस बार में ज्यादातर फील्ड के एजेंट आते हैं। फिर वो एक तस्वीर देखकर बाहर आके देखता है तो वो बैंक इस बार के काफी नजदीक था। वो समझ जाता है कि ये प्लान रे का नहीं डोनी का था। इसने बैंक की सारी जानकारी इस बार में आने वाले फील्ड के एजेंट से इकट्ठी की थी, तभी तो वो इस प्लान में सफल रहा। असल में निक इस तस्वीर में माइक को देखकर समझ जाता है और इस तस्वीर को देखते हुए हम भी समझ जाते हैं कि वो 2 कचरे के ट्रक ड्राइवर भी डोनी के ही दोस्त थे। मतलब डोनी ने शुरुआत से ही सब कुछ प्लान कर रखा था और डोनी को भी हम आखिर में देखते हैं जो मिक के साथ वही पैसा टायर में छुपा के लंदन एक्सपोर्ट कर देता है। फिर कुछ दिन बाद डोनी को हम देखते हैं जो लंदन के एक बार में हीरा चुराने का प्लान बना रहा था और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ
साथ में लगे इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस में आपके सामने लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।